अब इस तीसरे भाग में मैं आप लोगों के साथ आज़ादी के बाद रंगमंच के अलग अलग समय में टेक्नोलॉजी ने किस तरह से अपना हस्तक्षेप किया है उसके बारे में बात करूंगा। आज तक के समय को सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 1950 से लेकर 1970, 1970 से 1990 और 1990 से लेकर 2010 और कहें तो आज तक, इस तरह से ये 3 फेज हैं। इनमें जो पहला दौर है 1950 से लेकर 1970 तक का, वो हमारे यहाँ रंगमंच में यथार्थवादी दौर के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि उस वक्त पूरी दुनिया में लगभग इसी से मिलता जुलता रंगमंच हो रहा था और हमारे यहाँ आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो वहाँ से भी यथार्थवाद का ये दौर हमारे यहाँ आ गया। तो जाहिर है कि यथार्थवादी रंगमंच में टेक्नोलॉजी पूरे ज़ोर शोर से मौजूद है। एक पूरा दृश्यबंध, प्रकाश, अंधकार, रिकॉर्डेड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट, वेशभूषा, मेकअप, किसी भी दृष्टि से हम देखें तो उसमें कोई कोशिश इस बात की नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ा जाए। उदाहरण के लिए हम मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन को ले सकते हैं। नाटक शुरू होने से पहले नाटककार ने जिस घर में ये नाटक घटित हो रहा है उसका एक पूरा विवरण अपने आलेख में दे दिया है। एक झोंपड़ी नुमा घर, उसमें 2 घड़े रखे हुए हैं, एक खिड़की, कुछ बैठने के लिए बूढ़े या इस तरह की चीज़ें, और अंदर का एक छोटा सा शयन कक्ष दिखाई पड़ता है। तो जाहिर है उसको बिल्कुल वैसे का वैसा जब जब भी इस नाटक का मंचन हुआ
उसको मंच पर तैयार कर लिया गया। फिर नाटक का शुरुआत ही नेपथ्य में बिजली के कड़कने, बादल के गरजने और धारासार वर्षा के होने से दिखाया जाता है। तो जाहिर है ये सब कुछ संगीत या ध्वनि प्रभाव के माध्यम से उस अंधकार में चलता रहता है, और जैसे ही धीरे धीरे प्रकाश आता है तो हमें दिखाई पड़ता है नाटक की एक पात्र अंबिका कुछ चक्की पर अनाज पीस रही है, और कुछ क्षणों के बाद दूसरी पात्र मल्लिका भीगते भीगते मंच पर प्रवेश करती है। तो देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी की बात हम लगातार करते आ रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर संपूर्ण रूप में उपस्थित है। मंच सज्जा, प्रकाश योजना, संगीत या ध्वनि प्रभाव, रूप सज्जा, क्योंकि अंबिका माँ की भूमिका में है, मल्लिका एक युवती, दोनों आपस में माँ बेटी का संबंध है, तो एक की रूप सज्जा थोड़ी उम्र में ज़्यादा और दूसरी एक बहुत ही यंग, एक युवा पात्र। तो ये 50 से लेकर 70 तक लगभग जितने भी नाटक हुए वो इन्हीं तरह की सारी टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते रहे। नाटक के अंत में अंधकार या के पर्दा गिरेगा तो वो भी एक मंचीय प्रेक्षागृह की टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। फिर दोबारा से नए अंक के लिए प्रकाश आएगा। तो ये जानी पहचानी युक्तियां हैं जो हमें यथार्थवादी रंगमंच ने ओवर द ईयर्स, और यथार्थवादी रंगमंच ने क्यों, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए वो उनकी सुविधा दिया है। तो पहले 20 बरस, चाहे वो आषाढ़ का एक दिन हो, चाहे वो आधे अधूरे हो, चाहे वो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण हो, चाहे वो एक और द्रोणाचार्य हो, मतलब किसी भी नाटक का आप नाम लें, हानूश हो, लगातार आप यही देखेंगे। फिर एक दूसरा दौर आता है 70 से 90 के बीच, जब हमारे यहाँ के नाट्य लेखन की प्रकृति बदलने लगती है।
बदलना इस अर्थ में कि यथार्थवाद को छोड़कर हम अपने यहाँ की लोक नाट्य परंपराओं से या शास्त्रीय नाट्य परंपराओं के तत्व लेकर नए नाटकों की रचना करते हैं और एक के बाद एक, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो घासीराम कोतवाल हो, चाहे वो हयवदन हो, चाहे वो रस गंधर्व हो, चाहे वो जो कुमार स्वामी हो, हर भाषा में ऐसे नाटक लिखे गए जिन्होंने यथार्थवाद को बिल्कुल छोड़ दिया और मुख्यतः नरेशन के माध्यम से, कथा गायन के माध्यम से आज के कथानक को प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो जाहिर है अब उस यथार्थवादी टेक्नोलॉजी का अब यहाँ कोई योगदान नहीं रहा। मंच पर संगीत मंडली बैठी हुई है और वही लोग नाटकों को गा गा कर शुरू करते हैं और वहीं से नाटक के दृश्य बनते चले जाते हैं। तो ना कोई अंधकार, ना कोई नेपथ्य से ध्वनि प्रभाव, और हो सकता है सारे के सारे पात्र एक जैसी वेशभूषा में हों, क्योंकि कोई भी पात्र कभी भी कोई भी भूमिका में आ सकता है। तो ये एक ऐसा दौर है जब नाटक लिखने वाले भी, नाटक करने वाले भी, वो लोग दोबारा से अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटे और उनके तत्वों का इस्तेमाल करके आज का नाटक कैसे अपनी बात कह सकता है, उसको उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। अब मंच सज्जा के नाम पर भी खाली मंच लगभग, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ सीढ़ियाँ। क्यों? क्योंकि नैरेटिव माध्यम है तो तुरंत तुरंत कथा शिफ्ट करती रहती है, कभी आज, कभी अतीत में, फिर आज में आ गई। तो इस तरह से देखा जाए तो नाट्य रचना जिस तरह की हो रही थी, उसने एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव, जीवंत तत्वों के इस्तेमाल में दिखाई पड़ती है। जैसे संगीत, जो यथार्थवादी दौर में पूरी तरह से रिकॉर्डेड होता था, नेपथ्य से आता था, और कभी कभार शायद कभी कोई अभिनेता गा लेता होगा, लेकिन इस दौर के नाटकों में वो पूरा म्यूजिक मंच पर आ गया। सभी अभिनेताओं को गाना है और अब नेपथ्य से संगीत का कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं रहा।
इस तरह से ये एक दूसरा दौर हमारे सामने आता है। तीसरा दौर सबसे ज़्यादा रेखांकित किया जाने वाला है। क्यों? जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, वो अपने भरपूर रूप में इसी दौर में दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि 9वें दशक से लेकर आज तक फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, जितने भी आप मतलब ये सारे उपकरण देखते हैं, एक ऐसी पीढ़ी काम करने वालों की आई, उन्होंने इनको खुलकर मंच पर इस्तेमाल करना शुरू किया। नाटक का भी दृश्य है, उसके साथ-साथ पीछे फ़िल्म चल रही है। यह नाटक पर भी एक दृश्य हो रहा है और मंच के ऊपर बहुत से टेलीविज़न सेट रखे हुए हैं, ताकि जो कुछ मंच पर हो रहा है उसकी अलग-अलग छवियाँ उन टेलीविज़न के स्क्रीन पर भी दिखाई देती रहें। फ़ोटोग्राफ़ी, ये सब तत्व अभिनेता के साथ शामिल होकर एक पूरा तकनीकी टेक्नोलॉजिकल दृश्य संसार हमारे सामने जैसे साकार हो उठता है। इस तरह का रंगमंच करने वालों का ये भी मानना है कि जब ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा हैं, तो फिर इनको हमारी कला में क्यों नहीं आना चाहिए? उनके लिए जो इससे पहले तक जो जीवंत अभिनेता मंच पर सबसे केंद्रीय भूमिका में रहता था, वो इस दौर में आकर वो भी बाकी तकनीकी तत्वों की तरह से एक तत्व के रूप में ही वो लोग उसको देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभिनेता भी हमारे लिए एक एलिमेंट है, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी है, जैसे फ़िल्म है, जैसे टेलीविज़न है, उसी तरह से हम अभिनेता को ट्रीट करते हैं। तो ये एक, और यहाँ तक कि उन्होंने नाटक, लिखा हुआ नाटक, उसको भी छोड़ दिया। डिवाइस्ड प्ले जैसा एक नया मुहावरा हमारे सामने आया। तो ये तीसरा दौर 1990 से लेकर आज तक हमारे सामने है। तो सारी बातचीत का निष्कर्ष यही है कि जिस टेक्नोलॉजी को लेकर हमने संवाद शुरू किया था, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि इस आखिरी दौर से पहले वो रंगमंच पर आती थी, लेकिन नाटक के आलेख
और अभिनेता को कितनी उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो रंगमंच में अपना हस्तक्षेप करती थी। लेकिन इधर जो पिछले 20-30 साल का जो रंगमंच हमारे सामने आया है, वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का रंगमंच है, प्रौद्योगिकी का रंगमंच है। तो ये एक क्लियर डिपार्चर दिखाई पड़ता है। हालांकि ये कोई अंत नहीं है रंगमंच जैसे माध्यम का, क्योंकि हम कितना भी टेक्नोलॉजिकल हो जाएं, अंततः रंगमंच एक जीवंत अभिनेता का ही माध्यम है। क्योंकि वो लोग भी अभिनेता को नहीं छोड़ पाए हैं, चाहे वो कितना ही इस बारे में बात करते हैं कि हमारे लिए वो भी एक डिवाइस है, वो भी एक एलिमेंट है। तो होना तो ये चाहिए था कि उनको उसकी ज़रूरत ही ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी आज की स्थिति में टेक्नोलॉजी वर्सेस जीवंत अभिनेता एक तरह का संक्रमण काल से हम लोग गुजर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता हमारे सामने आएगा जो कि एक भविष्य की रंगमंच की तस्वीर हमारे सामने रखेगा। मैं समझता हूँ कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। चीज़ें मध्य में हैं, सो लेट अस वेट। और मैं स्वयं उस प्रतीक्षा में हूँ कि जब इस पूरे दौरों से गुजर कर भविष्य का जो भी रंगमंच होगा, उसमें टेक्नोलॉजी अगर उसको रहना है तो वो किस रूप में रहेगी, और अगर उसको नहीं रहना है तब रंगमंच का क्या रूप होगा, इसको हम एक प्रश्न चिन्ह के रूप में यहीं पर छोड़कर अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतने धैर्य और संतोष के साथ मेरी बातों को सुना। धन्यवाद।